दोस्तों, जब भी हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो एक सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया जाता है और वो है इंडियन इकोनॉमी। इस सेक्शन को यूजुअली जितने भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो इग्नोर करते हैं, और जब भी इसकी थोड़ी टेक्निकलिटी पे बात आती है तो फिर जितने भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो आर्ट्स के हों, साइंस के हों, कॉमर्स के हों, सबको कहीं ना कहीं डर लगता है। लेकिन ये सेक्शन डे बाई डे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने लगा है। चाहे करंट अफेयर से जुड़ के आ रहा हो या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, प्रीलिम्स या मेंस दोनों में बात कर ली जाए, इंडियन इकोनॉमी एक तो इम्पोर्टेंस रखता है। ऑफ कोर्स प्रीलिम्स और मेंस को लेकर इंटरव्यू भी इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, क्योंकि रिसेंटली देखा जाए तो जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। अब वो काम हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रही है चीज़ों की, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जब आपकी इस प्रिपरेशन की बात आती है तो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये हो जाती है कि आपको सिलेबस की जानकारी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो। क्योंकि देखो, जब भी आप इसकी प्रिपरेशन करने आओगे ना तो सिलेबस की क्लैरिटी होती नहीं। घूम फिर के लोगों को इंश्योरेंस, जीडीपी, एनएनपी, ये सारी चीज़ें पता होती हैं, बट ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। यहाँ पे इंश्योरेंस तो है ही, एग्रीकल्चर की भी बात काफ़ी ज़्यादा है। तो देखते हैं क्या क्या इसमें आता है। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो ये है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग। ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर आप लेट से किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं और वो पहले बैंकिंग पढ़ा रहे हैं तो आप उनके हिसाब से पढ़ सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है कि मैं आपको पहला चैप्टर बता रहा हूँ और आपको भी पहला चैप्टर इसी क्रम में ही पढ़ना है। आपको बेसिकली ये सारी चीज़ें कवर करनी है। ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी और इशू रिलेटेड टू प्लानिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो इंडियन इकोनॉमी इन प्री इंडिपेंडेंस एरिया। ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी चीज़ें थी आपको उसको पढ़ना है। आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए, इतिहास सबसे ताकतवर चीज़ होती है। जब आपको थोड़ा इतिहास पता होगा तब आप चीज़ें कंपेयर कर पाओगे, आप कनेक्ट कर पाओगे। अच्छा, पहले चीज़ें ऐसी होती थी, अब ऐसा हो रहा है, रेट ऐसे बढ़ रहे हैं, महंगाई कैसे बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट पहले क्या था, लिटरेसी रेट पहले क्या थी। जब ये चीज़ें क्लियर होती हैं तो आगे की चीज़ें जोड़ने में काफ़ी दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। पूर्व संध्या पर क्या थी, जो भी उसकी हालत। उसके अलावा चैलेंजेस कैसे थे, और चैलेंजेस उस टाइम की बात है। और अगर चैलेंजेस की बात ये भी कर ले तो आज के समय पे भी हम लोग चैलेंजेस को लेकर के चलेंगे। वहीं इसकी विशेषताएं क्या है, फीचर्स। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी किस तरीके की है, कैपिटल इंसेंटिव है क्या, लेबर को ध्यान दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, मिक्स्ड इकोनॉमी आपको पता होनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सब कनेक्ट कर पाओ। इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हालात रहे। एक तो यहाँ पे सीधा सीधा एक तो फेज़ आपका 91 तक बन जाता है, और 91 के बाद जो एलपीजी आया वहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। तो वो दोनों फेज़ आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इसके अलावा जो इश्यूज हमेशा से रहे हैं और आज भी है, जैसे अभी रिसेंटली बजट आया है, अब वही बात आ जाती है घूम फिर के। आप 1970-80 से लेकर अभी तक भी उठा लोगे तो हमेशा एक बात निकल के आ रही है कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, मिडिल क्लास आदमी छोड़ा गया है। आपका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, और जो भी लिख रहे हैं उनका भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए, कैसे इश्यूज हमेशा से रहे हैं और होते हैं। एग्रीकल्चर और उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से लोगों ने दूरी बनानी शुरू कर दी, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं ले रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। एक तो रीज़न आप बहुत आसानी से जान लो कि भाई हमारे यहाँ जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती रही है वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से ना होकर के सिर्फ खाने पीने को लेकर के रही है। ऑफकोर्स उसमें पॉलिसीज़ भी काफ़ी ख़राब रही, फिर कुछ एरिया की ज्योग्राफी और भी बहुत सारे मैटर आते हैं। वहीं बात फिर इंडस्ट्रीज़ की, तो अभी कौन सा फेज़ चल रहा है, इंडस्ट्रियल फेज़ 3 है, 4 है, 5 है, आपको पता होना चाहिए। पहले में क्या था, दूसरे में कैसी स्कीम्स आई, 5 ईयर प्लान में क्या चीज़ें दी गई थी, इनको ये पता होना चाहिए। सर्विस सेक्टर किस तरीके से काम करता है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा है। इसके अलावा फेजेज़ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किस तरीके के फेज़ रहे जो मैंने अभी बात करी आपको। फिर नेहरूवियन सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसकी काफ़ी सारी क्रिटिसिज्म भी रही हैं कि इसकी वजह से हमारे देश में जितने भी बिजनेसेस हैं उनको काफ़ी लॉस हुआ, या फिर एक जो सामाजिक सम्मान होता है वो नहीं मिल पाया। खैर, वही वाली बातें हैं कि अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और सोचना भी ज़रूरी है और कहना भी ज़रूरी है। इसके अलावा किस तरीके के इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए, कैसी स्कीम्स लाई गई, मनरेगा किस तरीके से काम करा, ज़मीनी स्तर पे जो लोग हैं उनको किस तरीके से उठाया जा रहा है, जो लेबर क्लास है, एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स हैं और उनकी इनकम कैसे बढ़ाई जा रही है, सारी चीज़ें। इसके अलावा प्लानिंग, तो ऑफकोर्स आपको सारे 5 ईयर प्लान जो 2017 तक थे आपको पता होने चाहिए। ये सारी चीज़ें कैसे कैसे प्लानिंग कमीशन काम करता था, ये सारी बातें आती हैं। देखो, आप कुछ कहोगे कि ये तो बातें आगे भी हैं, देखो यहाँ पे भी कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, हर टीचर का अपना अपना एक तरीका होता है।
फिर ऑब्जेक्टिव्स कैसे रहे, ठीक है। अब सीधी सी बात है ना, कोई एक पर्टिकुलर टाइम लेके चल रहा है, लेट से 5 साल के, तो उसमें कोई ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना, उस हिसाब से तो काम होगा कि किसी भी तरह से चला लोगे। फिर वही बात आती है कि टेक्निकल डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, प्लानिंग कैसी रही हिस्ट्री में, और ऑफ कोर्स एनालिसिस ऑफ ईच प्लान, जितने भी आपके प्लान्स आए थे आपको वो सारी चीज़ें पता हो। इसके अलावा रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इसको कहते हैं संसाधन जुटाना, किस तरीके से संसाधन जुटाए गए। अब सीधी सी बात है कि रिसोर्सेज किस तरीके से होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बात आएगी फिजिकल कैपिटल, देन फाइनेंस कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में क्या होगा भाई, शायद लैंड होगी। फाइनेंस में क्या होगा, पैसा वगैरह होगा, है ना। फिर इसके अलावा नीड क्या है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, संसाधन जुटाने की क्या ज़रूरत है। पुलिस स्टेट, डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसे जनतांत्रिक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इसको क्या बोलेंगे, स्रोत क्या थे, ठीक है। देखो कहीं से भी अगर आप रिसोर्सेज ले रहे हो तो ऑफकोर्स उसका कोई ना कोई सोर्स तो होगा, तो जैसे पब्लिक सेक्टर फिर प्राइवेट सेक्टर। अब इनको दोनों को अच्छे से समझना पड़ेगा, कैसे काम करता है कैसे नहीं करता। क्योंकि देखो एक बहुत कॉमनली टर्म चलने लगती है, लेट्स से सरकार कुछ बेच रही है तो हम उसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, लेकिन वहीं सरकार इसको एक नई टर्म दे देती है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फिर वो टर्म्स को आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ओवर द 5 ईयर प्लान, किस तरीके से ये सारी चीज़ें रहीं, सेविंग्स रहीं, इन्वेस्टमेंट रहे। फिर बजटरी रिसोर्सेज क्या है, टैक्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या है, किस तरीके से टैक्सेशन मिलता है, किस तरीके का टैक्स होता है, कैसा टैक्स इसके ऊपर लगता है, जीएसटी क्या है, पता होनी चाहिए बहुत ज़्यादा अच्छे से। कितनी इनकम कहाँ से आती है, लेट से 1 रुपये बन रहा है तो 1 रुपये में जो 30 पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, अगला 15 पैसा कहाँ से आ रहा है, पहली चीज़। दूसरी बात, ये जा कहाँ रहा है, ठीक है। मतलब एक एक पैसा पता होना चाहिए। हर साल जब भी बजट बनता है तो ये चीज़ें आई जाती हैं, एक बार देख लोगे 5 मिनट का काम है, पता चल जाएगा। इसके अलावा रोल ऑफ पब्लिक डेट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड इफेक्ट, मार्केट बोरोइंग, लोन एंड ग्रांट्स, ठीक है। किस तरीके से मार्केट से सरकार पैसा उठाती है। जैसे आप एक समझिए कि नितिन गडकरी जी हैं, ठीक है। अब नितिन गडकरी जी का जो मिनिस्ट्री है उसका बजट है 1 लाख करोड़। ये उनके शब्द हैं कि वो 15 लाख करोड़ की रोड बना रहे हैं। भैया अगर रोड बना रहे हैं तो कहीं से वो पैसा लेंगे, तो या तो वो मार्केट से लेंगे, है ना, या फिर वो बैंक से लेंगे। मार्केट से मतलब बॉन्ड वगैरह के थ्रू ले लिया, या बैंक से लोन ले लिया, तो इस तरीके से पैसा लेंगे, या फिर वो फॉरेन बैंक से पैसा लेंगे। अब अगर इन सब से पैसा लेंगे तो कहीं से चुकाएंगे भी तो उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट लगेगा तो चीज़ों पे वो प्राइस बढ़ेंगे। समझ आए, एक सीधी सीधी चीज़ें ऐसे काम करती हैं। फिर मान लो कि कोई वाटर मिनिस्ट्री है, ठीक है। वाटर मिनिस्ट्री है तो क्या होगा भाई, वाटर मिनिस्ट्री पे बात करेंगे तो रिसोर्सेज चाहिए, तो उनको क्या मिल गया, एक तो ऑप्शन सीधा सीधा हमेशा लोन का होता है, आप ले सकते हो, ठीक है। आपको आपकी क्रेडिबिलिटी कैसी है। उसके अलावा कई बार ग्रांट मिल जाता है। ग्रांट में क्या होता है कि यूजुअली चुकाना नहीं पड़ता, बस इतना समझ लो। उसके अलावा रोल ऑफ फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज इन रिसोर्सेज, देन मोबिलाइजेशन, रोल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आता है, देन डिज़ायरेबिलिटी क्या होती है, कॉन्सिक्वेंसेस उसके क्या क्या हैं, ठीक है। डिज़ायरेबिलिटी मतलब भाई आप कुछ ना कुछ तो आप उम्मीद रखोगे ना कि भाई ऐसा कुछ होगा तो फिर हम चीज़ें करेंगे। इसके अलावा मल्टीलेटरल एजेंसीज कैसे काम करती हैं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन उनके भी कैसे होते हैं, बहुपक्षीय एजेंसियाँ कहते हैं इसको। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें क्लियर हैं। थर्ड पे आएंगे तो फिर आपको पढ़ना होगा इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट, समावेशी विकास और इस पर उत्पन्न होने वाले मुद्दे, ठीक है। इश्यूज मतलब होता है मुद्दे और इंक्लूसिव मतलब समावेशी। तो अब समझना पड़ेगा कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है इंक्लूजन की, ठीक है, समावेश की क्या कॉन्सेप्ट है, मीनिंग क्या है, इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस चीज़ में। फिर सामाजिक क्षेत्र की पहल और इंक्लूजन प्रोसेस कैसी रही है, समावेशी। और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे ग्राउंड रियलिटी क्या रही है। देखो सीधी बात है, सरकार ने कह दिया हमने 1 लाख करोड़ रुपए दिया। अब पहले जो डेटा आता था पता चलता था कि अगर 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में से 85 रुपये खर्च हो जाते हैं, मतलब कहीं गायब हो जाते हैं, करप्शन में चले जाते हैं। 15 रुपये आदमी को मिलते हैं जिसको फ़ायदा मिलना चाहिए। सरकार इसके लिए क्या लाई, डीबीटी लाई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, सीधे सीधे अकाउंट में पैसा दे दिया। तो ये चीज़ें होती हैं ग्राउंड रियलिटी। फिर उसके अलावा वर्किंग ऑफ फ्लैगशिप स्कीम। अच्छा आप बताओ कि ये फ्लैगशिप स्कीम होती क्या है। इसके अलावा इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में क्या थी, किस तरीके से थी। फिर उसके अलावा वाई इंडियाज़ ग्रोथ इज़ नॉट इंक्लूसिव, भारत हमेशा समावेशी क्यों नहीं रहा। रूरल इकोनॉमी क्या है और उसकी ग्रोथ कैसी रही है, आपको अच्छे से जानना चाहिए। क्या स्कीम रही, कौन कौन से मॉडल्स आए, किससे काम किए, किन पे फोकस किया गया, किसको इग्नोर किया गया।
इसके अलावा नीड ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी एंड रिजिलियंस ग्रोथ। अब आप एक बात समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें रेगुलरली न्यूज़पेपर में होती हैं, समझ आए। एग्रीकल्चर को लेके कुछ ना कुछ आएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ आंदोलन देख के ले रहे हैं कि अच्छा आंदोलन हो रहा है यहाँ पे चले जाओ। भैया वो नहीं है, सरकार क्या कर रही है, आम आदमी क्या कर रहा है, मशीनरी कैसी है, प्रोसेस कैसी है, ये पता हो। फूड सिक्योरिटी क्या है, किसको कौन कौन सी यहाँ पे मशीनरी है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, कोई एनजीओ है क्या, ठीक है, सरकार ने कैसी स्कीम्स लाई हैं, लोगों की क्या डिमांड है, ये पता होना चाहिए। समझ आई बात। अब जैसे आत्मनिर्भर भारत आ गया तो वो किस तरीके से यहाँ पे काम करेगा, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा इसी में हमको देखना पड़ेगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे पीडीएस कहते हैं, आप कोटा कहते होगे अगर आप उत्तर प्रदेश में हो तो यहाँ पे कोटा कहते हैं, अदर स्टेट में शायद अदर चीज़ें भी कहते होंगे, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। अब सबसे बड़ी चीज़ है भाई, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि जब भी कुछ काम करना होगा तो पैसे लगेंगे और उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। मतलब सबसे अच्छा काम करना है, मतलब आपको एक हॉस्पिटल में हो और कह रहे हो सब कुछ फ्री कर दो, ठीक है, अगर वहाँ पे सफाई भी करनी है तो सर वो फ्री में नहीं होगी ना, तो कोई ना कोई तो रिसोर्स बनाना पड़ेगा, तो वो वाली बात होती है। उदाहरण दे रहा था। उसके अलावा पॉवर्टी एलिवेशन, किस तरीके से गरीबी हटाई जाए, आज तक नहीं हटी, मतलब 70 साल से ऊपर हो गए और आज तक नहीं हटी। ऐसा समझ ही नहीं आता कि जब बढ़ रहे हैं, ऑफकोर्स कम हो रही है, लेकिन एक होता है ना कि कोई एक ऐसी सरकार हो जिसने सब कुछ ख़त्म किया हो, कोई एक काम पूरी तरीके से ख़त्म किया हो, तो सर नहीं किया है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है, कैसे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, जनरेशन एज अ स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड देन सोशल सेक्टर डेवलपमेंट किस तरीके से काम करता है एक इंक्लूसिव ग्रोथ में। बात करेंगे तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये क्या। अच्छा देखो, जैसे रेलवे काम कर रही है ना, देखो जो ज़्यादा चीज़ें समझाने वाली हैं वो बता रहा हूँ, कुछ चैप्टर्स को ध्यान देना। कुछ के दिमाग में आएगा अरे 12 मिनट हो गए अभी तक इतना ही है। देखो सर, एक बार पता चल जाता है, बार बार थोड़ा देखना होता है, क्लियर होगा तो पता चलेगा अच्छा हमने ये हमारे सिलेबस में आता है। यही तो टॉपर्स करता है जो सेलेक्ट होते हैं। कहोगे आपने क्या किया, भाई मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ और जो तरीके हैं आप अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपसे, तो ऐसा कोई गोल है नहीं कि वहाँ जाना है। चलिए आगे आते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, और इसको क्या कहेंगे, समावेशी विकास के लिए औद्योगिक एकीकरण क्या है। फिर सेक्टोरल एंड रीजनल डाइवर्सिफिकेशन एज अ टूल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास के लिए एक उपकरण के रूप में क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विविधीकरण क्या होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट बजटिंग, अभी अभी बजट आया था, बुगेट कहते हैं, फ्रेंच वर्ड होता है, लेदर में लेके आते हैं सारी बातें। तो सबसे पहले तो टर्मिनोलॉजी, शब्दावली आपको पता होनी चाहिए। बजट कितने प्रकार का होता है, चुनाव होने से पहले कौन सा बजट आता है या उस बजट को क्या कहते हैं, पता होना चाहिए। देन फीचर क्या है जो आपके आउटकम बजटिंग है। मर्जर हुआ, आपको पता है रेलवे और जनरल बजट का, वो कैसे हुआ, पहली बार कब हुआ था भी कि नहीं हुआ था, क्लियरिटी होनी चाहिए। उससे बेनिफिट क्या है या प्रोज एंड कॉन्स क्या है आपको पता हो। एंड देन फ्लॉज क्या है बजटिंग प्रोसेस में। बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड दिया गया है या नहीं दिया गया है तो उसको क्या कहते हैं। बजट का एनालिसिस ऑफकोर्स कुछ नहीं, आधे घंटे लगते हैं और देखो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट फॉलो एनी टीचर और जो वो बताएं वो आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। इसके बाद आपको देखने हैं इन्वेस्टमेंट मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट बोलूँगा, प्रिलिम्स नहीं मेंस के नज़रिए से। क्यों, रीज़न समझो। जब बात आएगी मेंस में तो आपको मेंस में राइटिंग करनी होती है, और जब आपको राइटिंग करनी होती है तो ऑफकोर्स कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात होगी। जब इन्वेस्टमेंट की बात होगी तो वहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा, स्कीम्स इन्वॉल्व होंगी, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होंगे, कंपनीज इन्वॉल्व होंगी, सरकार इन्वॉल्व होगी, और कौन कौन सी उसकी सब्सिडीज़ हैं, ऐसी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो पता होना चाहिए। और ऑफकोर्स जो बेसिक टर्म्स आती हैं यहाँ पे, जैसे कैपिटल, ठीक है, या फिर आप कह लो कि किस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा रहा है, इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स क्या हैं, जैसे अभी शार्क टाइम चल रहा है तो पता होना चाहिए। तो मेजरमेंट्स क्या होते हैं ये पता हो, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आप किस तरीके से उसका वर्गीकरण करते हो। फिर एफडीआई क्या है, एफडीआई किसे बोलते हैं बताइए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए, एंजल इन्वेस्टर और स्टार्टअप्स क्या है, क्लियर होना चाहिए। स्टार्टअप्स का मतलब ऐसा होता है कि एक दुकान खोल के बैठ गए वो स्टार्टअप है, बताओ क्या होता है।
उसके अलावा M&A, देन निवेश मॉडल क्या है, रोल ऑफ स्टेट, स्टेट मतलब बताया था ना, याद करो जब पॉलिटी बता रहा था, तो रूल का मतलब क्या होता है, सॉरी स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब होता है सीधी सीधी बात एक बाउंड्री, ठीक है, कौन सी बाउंड्री, तो भैया एक तो इंडिया, कोई स्टेट है तो राज्य, राज्य कह लो तो उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट की कोई भी कंपनी है और ऐसी कोई कंपनी जिसके साथ सरकार काम कर रही है, ये सब स्टेट में आता है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेंड कौन कौन से हैं ये बताओ। आफ्टर दैट फिस्कल पॉलिसी, तो पता होना चाहिए कि भाई फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इसे राजकोषीय नीति कहते हैं। फिर इंपॉर्टेंट बजटरी टर्म्स जो हैं वो पता हो, और फिस्कल कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होने चाहिए। इनको एक एक बार पढ़ लो, फिर कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर। एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू के क्या है, सोर्सेज क्या होते हैं, इस स्पेंड कैसे करती है, भाई 1 रुपये वाली बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। फिर डेफिसिट क्या है और बैलेंस शीट क्या होती है। यहाँ पे बैलेंस शीट अकाउंट वाली नहीं है कि तुम गए और तुमने पूरी याद करनी शुरू कर दी, डेबिट क्रेडिट, ना 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 ना, बस एक मोटा मोटा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जब बन जाओगे तो लोग सिखा देंगे। फिर आता है टैक्सेशन, इम्पॉर्टेंट है। एक तो यूपीएससी का जब भी पेपर होता है ना, तो वो बजट के 3-4 महीने बाद ही होता है। अब सीधी सीधी सी बात समझ लो कि भाई 3-4 महीने बाद है, तो टैक्सेशन वगैरह की मारधाड़ चली रही होती है, और जीएसटी तो हर महीने है ही। तो फिर सबसे पहले तो टैक्सेशन क्या होता है पता हो, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, सिद्धांत क्या है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं टैक्सेशंस के। टैक्सेशन फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन जुटाने के लिए टैक्सेशन की क्या ज़रूरत है, और टैक्सेस सिस्टम इंडिया में कैसा अच्छा है ख़राब है ये नहीं कहना है, किस तरीके से काम करता है, किसके ऊपर टैक्स लगता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये नहीं कि हाँ टैक्सेशन सिस्टम बहुत ख़राब है, तो ये बातें नहीं। फिर सब्सिडीज़ क्या है, वैसे ये सरकार सब्सिडीज़ एलिवेट करने में काफ़ी इंटरेस्टेड है, आपका क्या मानना है इस मामले में, सही है या फिर गलत है, बताइए। टैक्स रिफॉर्म कैसे कैसे किए गए, जैसे इस बार तो कोई चेंज नहीं किया गया स्लैब में। और फिर जीएसटी क्या है पता होना चाहिए, और लगातार न्यूज़ में रहता है इसलिए पता होना चाहिए, नहीं कि सर 2017 में आया था, अभी इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इसको भी आप इम्पॉर्टेंट रखोगे, और सारे एग्जाम्स में यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। फिर उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी की प्री रिफॉर्म एरा 1948 टू 1941, मैंने बताया ना 1947 वाला पार्ट जब मैं अभी बता रहा था आपको, तो मैंने बोला था 91 तक, फिर उसके बाद 91 से के बाद की। तो ये दोनों कहानी आपको पता हो, यहाँ पे हम बात करेंगे प्री रिफॉर्म इरा की एंड पोस्ट रिफॉर्म इरा की। फिर उर्जित पटेल कमेटी कौन है आपको पता है, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी थे, फिर इन्होंने रिटायरमेंट ले ली वॉलेंटरी, और अभी वो काम कर रहे हैं, इनकी किताब भी आई थी रिसेंटली, यूपीएससी में नहीं पूछा जाता। वेल, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होती है ये भी पता होना चाहिए, किस तरीके से इन्फ्लेशन काम करता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या होते हैं, टारगेटिंग कैसे करी जाती है, ये पता होना चाहिए, नॉट इन अ टेक्निकल टर्म, बस डेफिनेशन मोड पे आप कह लो, मतलब ऐसा समझो कि आप अभी की पीडीएफ पढ़ रहे हो, ऊपर की 3-4 लाइनें पता होनी चाहिए। इसके अलावा फाइनेंशियल सिस्टम, इसे वित्तीय प्रणाली कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको मनी मार्केट की समझ होनी चाहिए बहुत अच्छे से। फिर कैपिटल मार्केट, इसे कहते हैं वाणिज्यिक, किस तरीके से पूंजी मार्केट बाजार कैसे काम करता है। थोड़ी अगर मैं हिंदी में बोल लूँ तो मान जाना, बट बताने की पूरी कोशिश करता हूँ हिंदी इंग्लिश में। इसके बाद भारतीय पूंजी बाजार नियामक ढांचा, इंडियन कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, ऐसे नियामक ढांचा बोलते हैं, फ्रेमवर्क मतलब होता है ढांचा। इसके अलावा प्राइमरी मार्केट रिफॉर्म इन इंडिया, किस तरीके से रिफॉर्म्स किए गए, प्राइमरी मार्केट क्या होती है पहले तो ये पता चल जाए, फिर किस तरीके के रिफॉर्म सरकार लगातार कर रही है वो पहले कैसे किए ये, फिर सेकेंडरी मार्केट क्या है। अच्छा, जब ये दोनों पता है तो फिर टर्शरी भी कर लेना। अब अगर आप पढ़ जाओगे तो टोटल 5 तरीके की बातें कर दी जाती हैं, देख लेना जा करके क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए बैंकिंग की बात करते हैं। ये तो सारे के सारे एग्ज़ाम्स में, मतलब एसएससी उठा लो, बैंक उठा लो, रेलवे उठा लो, सब जगह यहाँ से आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन बैंकिंग सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक के, चैलेंजेस किस तरीके के आ रहे हैं कमर्शियल बैंक के सामने। अब जैसे पॉलिटिकल चैलेंजेस भी होते हैं, ठीक है, और ऑफ कोर्स फाइनेंशियल तो है ही, तो वो तो एक अलग बात है, मार्केट ड्रिवन होता है। इसके अलावा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक क्या हुआ, कब, अब कौन कौन से बैंक हैं जो नेशनलाइज नहीं रहे, प्राइवेट कर दिए गए हैं, किस तरीके से किए गए,
विसल ब्लोअर्स आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। देन बैंकिंग रिफॉर्म क्या क्या किए गए, नए बैंक को लाइसेंस कैसे मिलता है, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल क्या होते हैं, सरकार टैक्स में छूट देती है क्या, और किस तरीके की फील्ड में काम किया होना चाहिए, कितनी कैपिटल लगती है। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, पेमेंट बैंक के क्राइटेरिया क्या है, पहला पेमेंट बैंक कौन सा था, अब उसके बैंक अभी भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, बहुत अच्छे से पता हो। फिर एनबीएफसी, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को यहाँ मिल रही है एनबीएफसी में, मतलब ग्रोथ का मतलब काफ़ी सारी कंपनीज इसमें आगे आ रही हैं काम करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट काफ़ी भी आ रहा है इसमें से। जैसे मैग्मा है तो वो पूना वाला फिनकॉर बन गया, 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने कुछ किया है। आफ्टर दैट टर्मिनोलॉजीज़ जो भी होती हैं और कॉन्सेप्ट जितनी होती है बैंकिंग इंडिया की, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन पता होना चाहिए, वित्तीय समावेश बोल देंगे। एनपीएज पता है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, विजय माल्या, सब कुछ ही में याद हो गया होगा। तो एनपीए क्या होता है, कब बनता है, और कितना ब्याज व्याज लगता है, आपके साथ क्या नुकसान हो सकते हैं, सब पता होने चाहिए। देन बिल रिलेटेड टू बैंकिंग, कौन कौन से बिल्स आए थे, सारे नहीं पढ़ने होते, कुछ इंपॉर्टेंट लिखे होते हैं बुक में, वो जो आपके टीचर्स बता रहे हैं वो। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है, ठीक है, मतलब इंडिया और चाइना ट्रेड करते हैं तो वह कैसे करते हैं, यू शुड नो। ट्रेड पॉलिसीज़ क्या है सरकार की, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसे बीओपी कहते हैं, ठीक है। बीओपी कब लगेगा, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में, या इंडिया और चाइना के बीच में, या अदर मार्केट के बीच में, ठीक है, बताओ, कमेंट करो। देन फॉरेन कैपिटल क्या होती है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, फ़ायदा तो हुआ है, अब नुकसान कैसा है ये भी बताओ, पता होनी चाहिए। देखो यार, याद रखना, सीधी सी बात है, आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो देन यू शुड नो प्रोज एंड यू शुड नो कॉन्स, बस अगर ये क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आईएमएफ को बारे में, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, एआईआईबी, एनडीबी, ये सारे के सारे बैंक जितने हैं पता होना चाहिए। बैंक ऑफ जापान कुछ हो रहा है तो अब इनका मतलब कहने का ये नहीं रट के चलाए दे रहे हो, थोड़ा बहुत जान लो, ये नहीं कि कौन कौन मैनेजिंग डायरेक्टर है, कौन क्लर्क है, तो ये सारी बातें नहीं है, मतलब समझ में आ गया ना। अब बात करेंगे एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है, और स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी बहुत बताई दी थी। तो देखिए, जब बात आती है एग्रीकल्चर की तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि रोल क्या है एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या है, कहने का मतलब ये है कि भाई रोज़गार कितने लोगों को मिल रहा है, इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके से मिल रहा है, इसमें टैक्स लगता है तो किन किस में लगता है, नहीं लगता तो क्या पूरी तरीके से फ्री है क्या, ये पता होना चाहिए, किस तरीके से इकोनॉमी को बेनिफिट करती है। इसके अलावा लैंड रिसोर्सेज आपके पता होने चाहिए, लैंड का यूज़ किस तरीके से होता है, लैंड कैपेबिलिटी क्या है, इसके लिए थोड़ी सी ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तो काफ़ी फ़ायदा रहेगा। फिर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, इसे क्या बोलेंगे, क्षरण, ठीक है, डिग्रेडेशन मतलब होता है क्षरण। फिर इम्पैक्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, भाई किसी चीज़ का क्षरण होगा तो उसका कुछ प्रभाव भी होंगे, तो वो। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस तरीके के स्टेप लिए हैं बढ़ाने के लिए, और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है ये भी पता हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम जानेंगे लैंड रिफॉर्म्स कैसे किए गए। अक्सर इसमें ये चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं लैंड रिफॉर्म को लेकर के, कि अब मान लो कोई प्रोजेक्ट जा रहा है तो वो दूसरी बात मान लो कहीं की ज़मीन अच्छी नहीं है तो सरकार क्या कर रही है, ये वाली बात हो गई। दूसरी हो गई कि ज़मीन अच्छी है, रिसोर्सेज ही नहीं पहुंच पा रहे तो फिर सरकार कैसे काम कर रही है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, ये भी बात है। लेकिन मेनली जो बातें होती है ना वो गवर्नमेंट के आसपास ही घूमती है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं लैंड रिफॉर्म के, कैसे किए गए, कोई एक्ट वगैरह, देन प्रोग्रेस कैसा हुआ लैंड रिफॉर्म की, किस किस तरीके से हम सफलता की सीढ़ी को चढ़ते गए, कहने की बात है। देन प्रोग्रेस ऑफ सीलिंग लेजिस्लेशन, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं सीलिंग विधान की प्रगति। और फिर नीति आयोग की रिपोर्ट क्या है लैंड लीजिंग को लेकर के। अच्छा, यहाँ पे लीजिंग वगैरह ध्यान देना, यहाँ पे समस्याएं भी आपको पता होनी चाहिए। समस्याएं कैसे कि जैसे आपकी खेती है, दूसरा आपकी खेती में आकर के खेती करता है, आपको वो अपना कुछ दे देता है, अपना कमीशन लेके चला जाता है, तो ये कैसे काम करता है, पट्टा पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे होता नहीं है जॉब्स आती हैं, पाटीदार बोलते हैं उसको। फिर एग्रीकल्चर फाइनेंस कैसे काम करता है, अब सीधी सी बात है यहाँ पे नाबार्ड का रोल तो आएगा, है ना। तो नाबार्ड के बारे में पता होना चाहिए कैसे वो फाइनेंसिंग करती है, और भी इनके कोई ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं कि अच्छा आरआरबी को कौन हैंडल करता है, पता होना चाहिए, वैसे पता होगा आप लोगों को। यहाँ पे बात करेंगे फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस,
क्राइटेरिया क्या है एग्रीकल्चर क्रेडिट का, ठीक है, किस तरीके से क्रेडिट मिलती है। नीड क्या है, देखो आप समझो, पहले तो विशेषताएं, फिर क्राइटेरिया और फिर आवश्यकता, तीनों चीज़ हो गई। फिर सोर्सेज क्या होते हैं, भाई फाइनेंस कर रहे हो तो ऐसे आसमान से तो नहीं बरस जाएगा, या खेत करके तो नहीं निकाल दोगे, तो सोर्सेज होंगे, वो कैसे होगा, वो कैसी आएगी। अच्छा, प्रॉब्लम्स भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखो ये हर जगह ध्यान दो, ये पॉइंट याद कर लो कहीं पे भी कि कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो फीचर, क्राइटेरिया, नीड, सोर्स एंड प्रॉब्लम, तरह से क्वेश्चन लिखने का मिल गया आपको, सीधे सीधे 4-5 पॉइंट पे आप लिख सकते हो। फिर मीजर्स टेकन टू इम्प्रूव क्रेडिट फ्लो टू एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इन इंडिया, कौन कौन से मीज़र लिए गए क्रेडिट फ्लो को बढ़ाने के लिए, और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ इंडिया में कैसी हैं, कैसे काम करती हैं, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है सर, आगे आए, चलिए आ जाते हैं। अब बात करेंगे एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस कैसे कैसे काम करते हैं। तो मैंने अभी आपको नाबार्ड की बात बताई, अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है तो उन्हें भी देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक, ठीक है, फिर लीड बैंक स्कीम्स जो भी सरकार देती है या बैंक की स्कीम्स चलती हैं। मल्टी एजेंसी अप्रोच क्या है, ठीक है, बहु एजेंसी दृष्टिकोण। फिर आरआरबीज कैसे काम करते हैं, अब देखो यहाँ पे नाबार्ड की आ गई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी पता होना चाहिए। एक तरह से देखो तो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे बैंक के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर SHG क्या होते हैं, ठीक है, इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम कहते हैं। कुछ लोग मिलके बना लेते हैं और आपस में पैसा कलेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता उस पर, लेकिन हाँ सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF, ठीक है, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप किया जाए उसके लिए जो फंड बनते हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे फंड ही कैसे बनते हैं। फिर उसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट को लेकर के, क्या बदलती रहती है समय समय पे, कैसी समस्या है यहाँ पे आकर के, लास्ट रो में जो आदमी बैठा है उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है क्या, ये भी बताओ। एंड देन फार्मर सर्विस सोसाइटीज़ क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, ये पता हो आपको। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो क्रॉप इंश्योरेंस की बात आएगी, फसल बीमा। यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा रहा है, वैसे देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे लोग बचते हैं, प्रॉब्लम भी है। देखो आप कोई स्कीम पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा काम सरकार ने कर दिया, गलत भी नहीं है, कोई स्कीम ख़राब नहीं होती है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है। लेकिन जब बैंक वगैरह में जाते हैं तो पता चलता है, मैं बात कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस की, कुछ लोग मेरे काफ़ी सारे लोग जान पहचान काम करते हैं, तो होता क्या है कि कोई प्रूवन चीज़ उनके पास कई बार नहीं होती है, पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनका पैसा कटने लगता है, पैसा कटने लगता है और तो ठीक है वो पैसे कटाने को भी तैयार है, लेट्स से 100 रुपये उनके महीने के कट रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो कि फसल का नुकसान हो गया, अब वो आता है कि भैया हमारा इंश्योरेंस दे दो, तो फिर वो पूरे नियम कानून बता देते हैं और प्रोसेस इतनी कड़ी बना देंगे, टफ बना देंगे कि वो फिर चिढ़ जाता है और वो फिर इंश्योरेंस कराने में नहीं आता, और ऊपर से टारगेटिंग आती है कि नहीं आपको तो ये सब करना पड़ेगा, इंश्योरेंस करना पड़ेगा लोगों का। तो अब यहाँ बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और अगला कराना नहीं चाहता, ये ग्राउंड रियलिटी है। ऐसी प्रॉब्लम्स मैं ये नहीं कह रहा हर जगह में, बट है। फिर इश्यूज़ रिलेटेड टू क्रॉप इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं क्रॉप इंश्योरेंस को लेकर के वो। फिर कंपैरिजन बिटवीन अर्लियर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो कि पहली सरकारें लाई थी वो, और यहाँ पे याद रखना कि सेंट्रल की ही स्कीम पे ध्यान देना, ये नहीं कि आप स्टेट पे चले जाओ क्योंकि आप UPSC देने जा रहे हो, स्टेट पे हो तो स्टेट पे भी ध्यान दे लेना। और फिर ऑफकोर्स चैलेंजेस आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या देखना है, अब यहाँ पे भी हमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करनी है, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग कैसे काम करती है इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए जब बात एग्रीकल्चर मार्केटिंग की तो इसे कृषि विपणन कहते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे तो किस तरीके की प्रोसेस होती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, स्ट्रक्चर क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर एग्रीकल्चर। देखो सीधी बात है, प्रोसेस, स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस, कोई चीज़ ज़रूरी होगी तभी तो होगी, ज़रूरी नहीं होगी तो नहीं होगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्यों है भाई, देखो किसी भी चीज़ की मार्केटिंग होती है तो वो बेनिफिट देता ही है, बट it should be done in a right manner, otherwise you will face some problems. Then government measures to improve agriculture marketing, और ऑफ कोर्स फंड भी तो लगेगा ही ना, तो मेजरमेंट तो जरूरी है ही। और एनालिसिस ऑफ APMC काफ़ी न्यूज़ में था, पता है, देख लेना पता चल जाएगा। देन सब्सिडीज़, अभी थोड़ी मैंने आपको बताया सब्सिडीज़ सरकार एलिवेट करना चाहती है, सही भी है, मतलब मेरा पर्सनली मानना है कि देखो कहीं ना कहीं
लोगों के दिमाग में बैठा होता है कि मतलब हमारा तो फ़ायदा हो ही जाएगा, सरकार सब्सिडी दे देगी कि हमें माफ़ कर देगी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं जो बैंकिंग और एनबीएफसी और इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी काम करते हैं। तो मैंने चीज़ सुनी उनके मुंह से कि प्राइवेट में है लेट से, और वो उसने एक गाड़ी फाइनेंस कराई है, ठीक है। अब कोई चुनाव आ रहा है तो वो क्या करता है कि ईएमआई देना बंद कर देता है, और अगर उनसे ईएमआई मांगने जाओ तो वो उनका पहली चीज़ तो देने से मना कर देते हैं, और दूसरी बात वो बोलते हैं कि अभी तो चुनाव आ रहे हैं, हमारा माफ़ हो जाएगा। बताओ ये कौन सा माइंडसेट है? ना वहाँ पे सूखा पड़ा, ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। ये बात मैं अपने एरियाज़ की कर रहा हूँ, ठीक है। अभी कौन सा माइंडसेट है? तो ये धीरे धीरे कम होना ज़रूरी भी है, ये हक नहीं होना चाहिए किसी का। सपोर्ट सिस्टम है तो सपोर्ट सिस्टम के जैसे ही नहीं कि अब हमारी जो मर्जी हम वो करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बातें ग्राउंड रियलिटी पे आती हैं, समझ आई बात। जैसे एक छोटी सी बात आपको और बताता हूँ, डोंट टेक इट एनी वे, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, खैर छोड़ो, पर्सनल ले लोगे। आगे आते हैं। देन सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है सब्सिडीज़ के, एंड देन ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम गेनर फ्रॉम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ टू लूजर्स फ्रॉम इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ठीक है। ये पता होनी चाहिए, मतलब आर्थिक नीतियों के लाभ पाने वालों से आर्थिक नीतियों से हारने वालों के जो भी संसाधन है वो पता हो। फॉर्म में सब्सिडीज़ कैसे मिलती है, फर्टिलाइज़र में सब्सिडीज़ कैसे मिलती है, क्या मिलती है, सब्सिडीज़ ऑन पावर, पावर मतलब यहाँ पे बिजली है, वो ताकत वाली नहीं। फिर इरिगेशन में, सिंचाई में किस तरीके की सब्सिडीज़ है। आगे बढ़ेंगे, इसी में ही सब्सिडीज़ की बात कर रहे हैं तो रैशनल एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी कहते हैं इसको। इम्पैक्ट ऑफ एमएसपी ऑन इन्फ्लेशन, ठीक है। इम्पैक्ट क्या है, किस तरीके से इन्फ्लेशन में करता है। देन पीडीएस कैसे काम करता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है, लिमिटेशंस क्या है, रिवैम्पिंग क्या होती है, ठीक है। आप इसको क्या बोलोगे, रिवैम्पिंग को आप कह सकते हो सुधार, ठीक है। एवोल्यूशन फ्रॉम यूनिवर्सल पीडीएस टू टारगेट पीडीएस, सार्वभौमिक पीडीएस से लक्षित पीडीएस। ऑफकोर्स टारगेटिंग पे काम होना ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। वैसे भी एक बात बताता हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर काम अच्छा कराना है ना तो अकाउंटेबिलिटी बना दो, आप अकाउंटेबिलिटी बना दो और पनिशमेंट ले आओ, ठीक है। होता क्या है कि प्राइवेट सेक्टर काम इसलिए करता है क्योंकि वहाँ पे पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड का चीज़ है और उस वजह से उनको परफॉर्म करना पड़ता है। ये चीज़ यहाँ पे अभी है नहीं, धीरे धीरे आएगी, पता चल जाएगा। चलिए, अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट। फिर बफर स्टॉक क्या होता है, गवर्नमेंट ने कैसी पॉलिसीज़ लाई हैं बफर स्टॉक को लेकर के। दैन गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसा है फूड मार्केट में, ये सारी चीज़ें। फिर फूड सिक्योरिटी बिल्स, ये सारी चीज़ें हो गई। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन फ्यूचर ऑफ सब्सिडीज़, कैसा है, आप सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, और ऑफ कोर्स आप किस तरीके से सवाल करते हो, सारी चीज़ों को ये भी यहाँ पे आती है। फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन क्या होता है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, वाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ब्लू एंड गोल्डन फाइबर, ये सारे के सारे पता होने चाहिए अच्छे से। कब आए, किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, पता हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ज़्यादा नहीं, अब थोड़ा बहुत और बचा है, इनकी बातें भी कर लें क्योंकि अब सिर्फ इंडस्ट्रीज़ की बात है और जानना भी ज़रूरी है। फूड प्रोसेसिंग है यहाँ पे, तो फूड प्रोसेस्ड सिनेरियो विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक फूड सेक्टर्स, ठीक है। मतलब क्या है इसका, फूड प्रोसेसिंग में तो कुछ नहीं, विशिष्ट जो क्षेत्रों के संबंध में खाद्य परिदृश्य है वो। फिर उसके अलावा नीतिगत पहल सरकार की कैसी है, पॉलिसी इनिशिएटिव, पॉलिसीज़ कैसी आती हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जैसे कोल्ड स्टोरेज बन रहा है, अब कोल्ड स्टोरेज के लिए जगह चाहिए होगी, हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, तो सरकार की किस तरीके से पॉलिसीज़ हैं, किस तरीके से लोन प्रोवाइड करेगी, जगह प्रोवाइड करेगी। जैसे होता नहीं है एग्री, जो अपना भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पे ज़मीन मिल जाती है 25 साल 50 साल के लिए, तो लोग ले सकते हैं, उसका एक सर्टेन अमाउंट होता है किराया उसका, और आपके लिए कई क्राइटेरियाज और भी होता है, आईटीआर क्या है, आपका व्यापार क्या है, सारी चीज़ें भी होती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन फूड प्रोसेसिंग, इश्यूज़ कैसे कैसे हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, एफडीआई पॉलिसीज़ क्या है फूड प्रोसेसिंग में। फिर नोटेबल ट्रेंड इन इंडियन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जो भी ट्रेंड चल रहे हैं इंडियन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्टेड इन बजट, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट करी गई हैं। फिर न्यू फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फॉरेन मतलब फॉरेन से ले रहे होगे और कर रहे होगे। अच्छा, ये बात ये भी आती है कि हो सकता है इंडिया वाले बाहर भी कर रहे हो, तो ये दोनों जगह से चीज़ें देखनी होती हैं। और उसके अलावा क्षेत्र विशिष्ट सरकारी नीतियाँ जो सेक्टर स्पेसिफिक होती हैं, कि जैसे मान लो शुगर,
ठीक है। तो इसके लिए सरकार अलग से काम करती है, गन्ने वगैरह पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है सरकार, है कि नहीं। तो ये सारी होती है कि कई कई सेक्टर्स पे सरकार ही ध्यान देती है। अब बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ की। इंडस्ट्रीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, और उम्मीद करता हूँ अभी तक बहुत कुछ पता चल गया होगा। 35 मिनट लगे, और सोचो इस 35 मिनट में मैंने आपको वो चीज़ें बता दी जो शायद आप पढ़ते भी नहीं, जो 15-20 पेज में लिखा होता है। अब इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या है, सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और जो भी मेन इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो ध्यान देना कौन कौन सा। तो पीसी महानोबोलिस का आपने नाम सुना होगा। तो महानोबोलिस की जो भी स्ट्रैटेजीज थी वो इंडियाज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिस्कसिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1958 एंड 1956 क्रिटिकली, ये ईयर्स के बारे में पता होना चाहिए, कैसी कैसी पॉलिसीज़ लाई गई थी, क्या चेंजेस किए गए थे। इसके अलावा जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, एनईपी बोलते हैं, एंड एजुकेशन पॉलिसी मत समझ लेना, ठीक है, क्योंकि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी बोलते हैं। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से सरकार उद्योगों के लिए पॉलिसीज़ लाई। आपके शहर में औद्योगिक ऑफिस होगा, आप वहाँ जाकर के भी चीज़ें पता लगा सकते हो। अगर आपको व्यापार करना है, जो भी स्कीम्स होती हैं वहाँ से जाती हैं, मैं खुद जाके देख चुका हूँ कैसे काम होता है, सो किया है मैंने, ठीक है। तो एक बार जा सकते हो, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। उसके अलावा अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, पहले भी बोला है मैंने। फिर फेज़ कौन कौन से हैं ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, उसकी सारे फेजेस आपको क्लियर होने चाहिए, कैसे कैसे काम करते हैं। अब आगे आते हैं, यहाँ पे बात करेंगे मेन फीचर कौन कौन से हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में। तो सारे चीज़ों का तो ठीक है, आपको रोल पता होना चाहिए। किसका रोल पता होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है, किन लोगों को हो रहा है, कोई सेक्शन छूट तो नहीं रहा है, किस जगह पे किया जा रहा है, सरकार ने किस तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं, पता होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी कैसी रही, प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, स्ट्रैटेजीज़ क्या सरकार ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनाई हैं डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन के लिए, इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फिर रोल क्या है स्मॉल एंड मीडियम माइक्रो एंटरप्राइज का, एमएसएमई आपको पता ही है, हमेशा न्यूज़ में रहता है और जाना भी चाहिए वहाँ पे। मेरी फैमिली में बिजनेस है, सो आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अलावा कैसी कैसी प्रॉब्लम्स रहीं, इफ़ेक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन के, न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ क्या है, इंडस्ट्रियल डिसबर्सल और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये भी पता होना चाहिए। सरकार ने बहुत सारे कॉरिडोर्स बनाए, आप सिंपली कुछ नहीं तो आप मैप उठा लो, आपको दिख जाएगा, ठीक है, पता चल जाएगा कि सरकार ने कैसे ये पूरा एरिया को कर रही है, यहाँ पे बुंदेलखंड वाला रीजन। अब काम हो रहा है, वो धीरे धीरे होगा, नहीं भी हो रहा तो समय लगेगा ये चीज़ों में, ठीक है। फिर SEZ के बारे में बात करी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मेन इश्यूज़ क्या है, लैंड यूज़ के, फिर रिलोकेशन ऑफ सेम इंडस्ट्रीज, मतलब कोई एक इंडस्ट्री है वहाँ पे काम नहीं कर रही, उसको दूसरी के लिए जाना है, तो क्या अगली सरकार मदद करेगी, अदर स्टेट की, अदर शहर में फ़ायदा मिलेगा या नहीं, कुछ चीज़ों का सपोर्ट मिलेगा नहीं ये। फिर एक्सपोर्ट्स अर्निंग वर्सेस लॉस ऑफ टैक्स इनकम, इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या होती है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कैसे काम करती है, क्या मैकेनिज्म अपनाते हैं जो भी सिक इंडस्ट्रीज़ उनको सपोर्ट करने के लिए। फिर एग्जिट पॉलिसीज इशू, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मेन कॉन्स्ट्रेंट क्या क्या हैं, ठीक है, और उसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में फिर इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडस्ट्रीज, सब प्राइम क्राइसिस, सोवेरियन डेब्ट क्राइसिस, सोवेरियन बॉन्ड भी पता कर लेना, सोवेरियन से ही जोड़ के बता रहा हूँ, ये पॉलिटी वाला नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। ऋण संकट कहते हैं, कहाँ पे, इंडिया में इंडस्ट्रीज़ के लेकर के। इसके अलावा इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया, किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस किया जाता है, रोल ऑफ डेवलपमेंट बैंकिंग, ठीक है। ये तो देखो, आप देखो तो रोल को मैंने कम से कम 10 बार बोला है अभी तक, मतलब रोल जानना जरूरी है, प्रोसेस जानना जरूरी है, इफेक्ट जानना जरूरी है, और इफेक्ट में क्या प्रोज एंड कॉन्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके अलावा कमर्शियल बैंकिंग कैसे काम करती है, कैसे काम किया, वेंचर कैपिटल क्या होता है, एंजल कैपिटल क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, प्रमोशन का एंटरप्राइज का, और मेक इन इंडिया अचीवमेंट्स कौन कौन से हैं और नहीं भी हैं तो क्या है। इसके अलावा लास्ट आपका ट्रांसपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। वैसे मैं कल आपको ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा कि ज्योग्राफी में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है डेवलपमेंट की। वैसे भी एक बात बताता हूँ, जैसे हमारा शहर है बांदा,
ठीक है। बांदा में डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो ऐसे हुआ क्योंकि यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था ना वो इम्प्रूव किया गया, और ट्रांसपोर्ट के पहले भी यहाँ की रोड्स इम्प्रूव की गई, और रोड से की इम्प्रूव करी गई तो क्या हो गया कि कनेक्टिविटी बढ़ गई। अब ट्रांसपोर्ट कैसे बढ़ा, तो भाई सीधी सी बात है कि पहले तो बसें बढ़ाई गई और ट्रेन बढ़ाई गई, ठीक है। दूसरा, जो रोड्स बन रही थी, जो भी स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे गुजर रहे थे, उनको चौड़ा किया गया, बड़ा किया गया, ठीक है। तेज़ी से काम हुआ, अच्छा बनाया गया, तो उससे क्या हुआ कि जो हाँ किसी जगह को जाने में हमको 10 घंटे लगते थे, अब वो हमको 6 घंटे लग रहे हैं। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि डेवलपमेंट होना धीरे धीरे शुरू हो गया। अब काफ़ी सारी चीज़ें दिखनी शुरू हुई हैं। मतलब मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि 2017 तक शहर में शायद 5 से 7 रेस्टोरेंट थे, और पिछले सिर्फ एक साल में 20 से 22 रेस्टोरेंट्स खुले, ठीक है। ये मतलब इस तरीके की चीज़ें काम करती, कनेक्ट करती हैं चीज़ें, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। फिर इम्पॉर्टेंस बता दी। फिर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, मतलब माध्यम कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे मीन का मतलब नहीं, माध्यम है। फिर इसे मैंने मीन्स बोला है, याद रखना। एक मीन होता है, उसका मतलब होता है, और एक मीन्स होता है, वो ग्रामर वाला पार्ट है। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है ट्रांसपोर्ट की। रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेलवे, रोड, पाइपलाइन, ये क्या है। अच्छा, पाइपलाइन को समझना जरूरी है। आप देखते रहोगे पाइपलाइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा रहता है कि ये पाइपलाइन गई, वैसी पाइपलाइन गई, गैस पाइपलाइन जा रही है। इसके अलावा ओशियन एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, प्रॉफिट एंड फॉरेन फ्रेट रेट्स क्या है, फ्रेट से क्या फ़ायदा मिल रहा है, कितना मिल रहा है पता हो, कैसे मिलता है ये भी। फिर गवर्नमेंट सेक्टर ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी क्या है, ट्रांसपोर्ट पैटर्न क्या है पूरे वर्ल्ड में, ओशियनिक ट्रांसपोर्ट क्या है। फिर सबसे ज़्यादा इसको सीधी सी बात है कि बिजनेसेस के लिए यूज़ किया जाता है। फिर ओशियन ट्रांसपोर्ट रूट क्या है, तो इसके लिए आपको मैप की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ओशियंस नहीं पता होंगे भैया जी कुछ नहीं होने वाला। आगे आएंगे और फिर हम समझेंगे यहाँ पे मेन रीज़न इनलैंड वाटरवेज, और इन वाटरवेज भी क्या है, ये भी क्या है, समझेंगे। इसके अलावा रेलवेज़ क्या है, फैक्टर कौन कौन से हैं जो रेल रोड को अफेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है रेल रोड का वर्ल्ड में, फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट को, बेसिकली एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, स्कीम्स क्या है, ये पता होनी चाहिए। इसके अलावा पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पेट्रोलियम पाइपलाइन कैसे बिछाई जाती है, कैसे काम करती है। मान लो कि ईरान से लेके इंडिया तक एक लाइन बिछ रही है, ठीक है, तो वो कैसे बिछेगी, बीच में कोई देश आ गया तो फिर वहाँ पे कैसे काम होगा, ये सारी चीज़ें, तो उनको भी कुछ देना पड़ेगा, वैसे थोड़ा है कि फ्री में कर देंगे। फिर गैस पाइपलाइन कैसे बिछ रही है, फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, स्पेशलाइजेशन कैसे चाहिए, क्या ज़रूरत है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होंगी चीज़ें तो फिर बनाने का भी क्या फ़ायदा। फिर उसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड इन द मॉडर्न एरा, ठीक है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट और जो ट्रेड है वो काम करता है मॉडर्न एरा में, जो आपको थोड़ी सी कनेक्टिविटी मैंने आपको बताई। और अब बिल्कुल अब लास्ट सिस्टम में आ गए हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड स्केल इकनॉमी, फेलिंग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कैसे बढ़ती है और फिर घटती है, सारी चीज़ें ने। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लीड टू कंस्ट्रेंट विद कंट्रीज़, किस किस तरीके से कंसंट्रेशन के रूप में काम कर रही है। फिर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या हैं, इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ कौन कौन से हैं ट्रांसपोर्ट को लेकर के अभी भी। उसके अलावा हम जहाँ पे जानेंगे ऑनरशिप एंड फाइनेंसिंग एंड प्राइसिंग ऑफ पब्लिसिटीज़, किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, मतलब पब्लिसिटी करनी है तो कैसी कैसी आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसके अलावा एक बात करें तो इन्वेस्टमेंट एज एवेन्यूज़ फॉर इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट डिलेज जो भी होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, पता होने चाहिए। सरकार क्या किया उन चीज़ के लिए, नितिन गडकरी जी को इसमें सुन लीजिए, आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे काम करेगी, ऑपरेशन मेंटेनेंस रोड का कैसे होता है, रेलवेज, इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट कैसे काम करते हैं, मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं, इम्पैक्ट क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और उसके अलावा सोशल डेवलपमेंट किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, पर्यावरणीय प्रभाव। और इसी के साथ आपका इकोनॉमी का सिलेबस मैंने पूरा कवर किया, मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, और वीडियो हुआ है आपका अब जाके 45 मिनट का, 10-20 सेकेंड ऊपर नीचे। अब 201 बार देख लो, 2 बार देख लो,
पूरी क्लैरिटी होगी, अच्छा ये पढ़ना है ये पढ़ना है। सबसे बड़ा फायदा तो ये कि चारों तरफ घूमोगे तो दिखाई देगा, अच्छा ये तो रोड है, अच्छा सरकार रोड है, अच्छा रोड है तो फिर यहाँ पे यार तो ये कैसे कनेक्ट कर रही होगी, इसको बनाया किसने होगा, पीडब्ल्यूडी ने बनाया होगा, कनेक्ट होगा तो बिजनेस कैसे डेवलप होंगे, ये चीज़ें आनी जरूरी होती है। एंड दिस इज़ हाउ योर प्रिपरेशन शुड बी गो ऑन। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम बात करेंगे ज्योग्राफी की।